एक्टिव सोशल रिजेक्शन एंड पैसिव सोशल रिजेक्शन। एक्टिव सोशल रिजेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी का भी सामने मजाक उड़ा देते हैं, किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं, इसे कहते हैं एक्टिव सोशल रिजेक्शन, कि सबके सामने हमने उसका मजाक उड़ा दिया। पैसिव सोशल रिजेक्शन क्या होता है, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है दोस्तों। एक्चुअली जब हम किसी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, हम उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम उससे बात नहीं करते हैं, हम उसके मैसेजेस देखकर भी उसे रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। कहीं भी अगर कोई जाता है और अगर आपको इग्नोरेंस की फीलिंग होती है, तो समझ लीजिए कि सामने से आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। शादी का प्रपोजल रिजेक्ट किया तो सुसाइड कर लिया, जॉब के लिए रिजेक्ट हो गए, वीजा रिजेक्ट हो गया तो सुसाइड कर लिया। क्या आप भी कभी लाइफ में रिजेक्ट हुए हैं? अगर आप भी कभी लाइफ में रिजेक्ट हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिजेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे के हर कारणों के बारे में हम जानेंगे और इसे किस तरीके से हैंडल किया जाए उस बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ जिसमें कि कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया रिजेक्शन मिलने के बाद। तो पहला केस है असम का एक 27 साल का लड़का, जिसने फेसबुक पर लाइव आकर के सुसाइड कर लिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। केस नंबर 2, गुजरात का एक लड़का साहिल पटेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहता था, लेकिन वीजा रिजेक्ट होने की वजह से वो मेंटल परेशानियों से जूझता रहा और अंत में उसने सुसाइड कर लिया। तीसरा केस दोस्तों एक 21 साल के लड़के का है, जो कि अग्निवीर भर्ती में भाग लेना चाहता था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया और उसने जहर खा लिया। जहर खाने से पहले दोस्तों उसने सोशल मीडिया पर कुछ अपने वीडियोस पोस्ट किए थे हताशा भरे। तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि ये जो रिजेक्शन है ये हमें कब से आना शुरू होता है, कब हमें पता चलता है कि हम रिजेक्ट किए गए हैं। तो देखते हैं कि हम बचपन से लेकर के बड़े होने तक किन किन चीजों को रिजेक्शन समझते हैं। बचपन में आपको याद होगा कि अगर आपके किसी क्लासमेट का बर्थडे है और पूरी क्लास को बुलाया गया है पर आपको नहीं बुलाया गया, तो आप उसको रिजेक्शन समझते हैं। आपका कोई खास दोस्त आपका मैसेज देखकर भी आपको रिप्लाई ना करे, तो आप इसे रिजेक्शन समझते हैं। थोड़ा और आगे चलकर देखें तो जॉब इंटरव्यू के लिए आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हुए, आप रिजेक्ट हो गए। दोस्तों, बचपन से ही हमें रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। हम कोई पार्टी या कोई इस तरह का ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे हमारे अगर रिश्तेदार या दोस्त लोग मना कर देते हैं या हमारे साथ चलने से मना कर देते हैं, तो हम उसे रिजेक्शन समझते हैं। क्या होता है जब एक बच्चा रिजेक्शन फेस करता है? एक बच्चा जब रिजेक्शन फेस करता है दोस्तों, तो ये सबसे ज्यादा घातक चीज होती है। बचपन में जो रिजेक्शन होता है उसका असर पूरी जिंदगी रहता है। अब जिन बच्चों को बचपन में रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, उनका किस तरह का बिहेवियर हो जाता है, पहले वो जान लेते हैं। इस तरह के बच्चे जिन्होंने बचपन में रिजेक्शन फेस किया हो, वो कमिटमेंट नहीं कर पाते, वो दोस्त नहीं बना पाते, किसी पर भरोसा करने से पहले वो 100 बार सोचते हैं और फिर भी वो भरोसा नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे बड़े होकर अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय के किसी रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्हें डर लगता है रिजेक्शन का। ऐसे बच्चे बड़े होकर के
किसी को भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते, वो दूसरों के फीलिंग्स को भी ढंग से समझ नहीं पाते और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं आत्मनिर्भर बनने की। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं दोस्तों कि ये रिजेक्शन आज का नहीं है, रिजेक्शन हम बहुत पहले से झेलते आ रहे हैं। इसके पीछे वो एक थ्योरी देते हैं। ये उस समय की बात है जब इंसान जंगलों में रहा करता था और उस टाइम अकेले होने का मतलब था मौत। उस समय इंसान अकेले होने से डरता था, कबीले से, जनजातीय ट्राइब से बाहर निकाले जाने का मतलब था उस टाइम पे जंगली जानवरों के हाथों मारा जाना। इसलिए उस समय का इंसान इस चीज से डरता था कि उनको जनजातीय कबीले से कहीं बाहर ना निकाल दिया जाए, इसलिए वो अपने अंदर बदलाव करके और उस जनजातीय ग्रुप में रुके रहते थे और यही चीज हमारे जीन्स में ट्रांसफर होती चली गई और ये रिजेक्शन तब से हमारे अंदर है। लेकिन ऐसा क्यों है कि अब रिजेक्शन मिलने पे सुसाइड ज्यादा होने लगे हैं? रिजेक्शन तो शुरू से ही होता आया है, लेकिन अब की जनरेशन वाले बच्चे सुसाइड क्यों कर लेते हैं? इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया पे हम मूवीज में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि किसी को रिजेक्शन मिलता है और वो सुसाइड कर लेता है, या हमें एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि हम उन्हें आइडियल मानते हैं, तो इसलिए उनसे इन्फ्लुएंस होकर के हम इस चीज की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिखावा करना। एक सोशल मीडिया पर जो हम दिखाने लगे हैं इस चीज को कि हम बहुत हैप्पी हैं बाहर से, लेकिन अंदर जब हम कितना क्राइसिस में होते हैं वो हम किसी को नहीं दिखा पाते हैं और एंड मोमेंट पे जब हम सुसाइड करने जाने वाले होते हैं तो उस टाइम पे सोशल मीडिया पे अपना वीडियो वायरल कर देते हैं या लाइव जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है सुसाइडल टेंडेंसीज को बढ़ाने के लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आजकल के इस जमाने में, सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां हर चीज एक सिंपल क्लिक पर मिल जाती है, वहां सब्र करना, पेशेंस रखना लोग भूल चुके हैं। इस वजह से कोई भी छोटे से छोटा रिजेक्शन भी अगर मिलता है तो लोग उसे सह नहीं पाते हैं। आइए अब समझते हैं कि हम रिजेक्शन झेल क्यों नहीं पाते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक चीज होती है एमिगडाला। जिस तरीके से हमारी जीभ का काम होता है किसी भी चीज को टेस्ट करना, नाक का काम होता है किसी भी चीज को सूंघना, कान का काम होता है किसी भी चीज को सुनना, इसी तरीके से हमारे दिमाग में जो एमिगडाला होता है ये बादाम के साइज का होता है और कई भाषाओं में इसको आलमंड भी कहा जाता है। इसका मेन काम होता है किसी भी इमोशनल परसेप्शन को सेंस कर लेना, या दूसरी सिंपल भाषा में कहें तो हमें अगर दर्द का एहसास होता है तो उसके लिए ये एमिगडाला ही जिम्मेदार है। एमिगडाला एक्चुअल में कैसे काम करता है दोस्तों? एमिगडाला हमें हमारी इमोशनल चीजों में होने वाली जो भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए अवेयर करता है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई भी बात होती है, उस सिचुएशन के अंदर आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है, यानी भाग लेना है, ये चीजें डिसाइड करता है एमिगडाला। कोई भी जरा सी भी सिचुएशन होते ही, कोई भी जरा सी इमोशनल हलचल होते ही ये आपको सिग्नल देता है कि अब ये पैनिक करने का समय है। और इस वजह से आप बहुत सी चीजों में देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन फिर भी आप एकदम से पैनिक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये काम होता है एमिगडाला का। अब हमने क्योंकि एमिगडाला को ना तो ठीक से कभी समझा है और ना ही उसको ट्रेन किया है, तो वो हमें जिस तरह से घुमाता है, जिस तरह से हमारे दिमाग में पैनिक क्रिएट करता है, क्योंकि उस सिचुएशन में वो चाहता है कि हम बचे रहें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि
जिस टाइम आदि मानव के समय में ये माना जाता था कि जंगलों में अकेले रहना, जंगली जानवरों के हाथों मारा जाना था, तो उस सिचुएशन को वो सेंस कर लेता था जरा सी हवा देखते ही और पैनिक करके उसको भागने के लिए कहता था। उस टाइम का जो सिचुएशन था तब के हिसाब से वो सिचुएशन अब तो रही नहीं, लेकिन दिमाग उस हिसाब से ट्रेंड हो गया है, एमेगडेला उस हिसाब से ट्रेंड हो गया है कि उसकी अभी भी वही आदत है कि वो जरा सी भी हलचल देखता है इमोशनल लेवल पे तो आपको रिएक्ट करने के लिए फटाफट से एक्शन में ला देता है और आपको पैनिक सिचुएशन में पहुंचा देता है। जैसे ही एमेगडेला आपको सेंस देता है, सिग्नल देता है कि आप रिजेक्ट हो गए हैं, तो उस टाइम पे हमारा मूड खराब हो जाता है, नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है और कहीं ना कहीं हम खुद को दोषी मानने लग जाते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और हम सबसे दूर जाकर के एक सोच वाले बॉक्स में कैद हो जाते हैं। और जो लोग इस तरह के होते हैं कि अपने एक सोच के दायरे में कैद हो जाते हैं, उन लोगों के ऊपर रिजेक्शन का बहुत ज्यादा असर पड़ता है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरते हैं। दोस्तों, जब आदि मानव जंगलों में रहा करता था, उस टाइम उसने अपने आप को बचाए रखने के लिए एक टेक्निक का डेवलपमेंट किया था, वार्निंग मैकेनिज्म। और वार्निंग मैकेनिज्म के अंदर एमेगडेला बहुत हाइपर एक्टिव हो गया था, जिससे कि जरा सी भी खतरे की चीज को वो महसूस करते ही इंसान को पैनिक वाली सिचुएशन में ले आता था और वही चीज हमारे जीन्स में भी ट्रांसफर होती चली आई है। अब वो सिचुएशन तो नहीं रही है, लेकिन वो जो एमेगडेला हमने डेवलप किया था उस टाइम पे, वो अभी भी वैसे ही काम करता है। चलिए जानते हैं कि रिजेक्शन का हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। हमने ये तो जान लिया कि रिजेक्शन के बाद हमारे दिमाग में एमेगडाला नाम की चीज होती है जो हमें पैनिक करने पे मजबूर कर देती है। जानते हैं कि हमारी बॉडी पर रिजेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपको कम नींद आने लगती है, आप सो नहीं पाते हैं रातों को, आपको गुस्सा बहुत आने लग जाता है, आप जेलसी फील करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, आपको बहुत जल्दी से कफ एंड कोल्ड हो जाता है, आप एक गहरी दुख वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, जहां की लंबे समय तक आप उस सिचुएशन में रहने के बाद वो कंडीशन डिप्रेशन में बदल जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन एक मेंटल बीमारी है, दिमाग की बीमारी है साइकोलॉजिकल लेवल पे। इसमें जब इंसान पहुंच जाता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब इंसान डिप्रेशन के लेवल पर पहुंच जाता है तो ऐसे रिजेक्शन वाली फीलिंग के बाद वो दर्द, वो मेंटल पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके आगे फिजिकल पेन कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसी सिचुएशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे समय में लोग अपनी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसे खो देते हैं। जब कोई इंसान बहुत गहरे रिजेक्शन से गुजर रहा होता है तो ऐसे समय में उसे RSD यानी कि रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया जैसी बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब यह बीमारी हो जाती है दोस्तों, तो इस बीमारी के अंदर छोटी छोटी बातों पर भी ऐसा इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने लग जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से पहले के जमाने में लोगों को अपनी जनजाति से, कबीले से निकाल दिया जाता था, उसको रिजेक्शन कहते थे। इस तरीके से क्या आजकल भी सोशल मीडिया के जमाने में भी रिजेक्शंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं ये किस तरह के रिजेक्शंस होते हैं। सोशल रिजेक्शन उसे कहते हैं दोस्तों, जहां पर कि आपको सोशल रिलेशनशिप से या सोशल संपर्क से दूर कर दिया गया हो। अब ये दो तरह से होता है, एक्टिव सोशल रिजेक्शन एंड पैसिव सोशल रिजेक्शन। एक्टिव सोशल रिजेक्शन में क्या होता है दोस्तों
जब हम किसी का भी सामने मजाक उड़ा देते हैं, किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं, इसे कहते हैं एक्टिव सोशल रिजेक्शन, कि सबके सामने हमने उसका मजाक उड़ा दिया। पैसिव सोशल रिजेक्शन क्या होता है, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है दोस्तों। एक्चुअली जब हम किसी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, हम उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम उससे बात नहीं करते हैं, हम उसके मैसेजेस देखकर भी उसे रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। कहीं भी अगर कोई जाता है और अगर आपको इग्नोरेंस की फीलिंग होती है, तो समझ लीजिए कि सामने से आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिजेक्शन के 5 फेजेस होते हैं? 5 फेजेस से होकर गुजरता है ये रिजेक्शन। अगर हम उसे स्टेज वाइज पहचान सकें, तो हम काफी हद तक डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं और जो सुसाइडल टेंडेंसीज आजकल हो गई हैं, उससे बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है। तो पहला फेज है इग्नोरेंस। जब भी कहीं से आपको रिजेक्शन मिलता है, तो आपको इग्नोर किया जाता है और आप ये उम्मीद करते हैं कि जिसने भी आपको रिजेक्ट किया है, वो अपना फैसला बदले। आप कुछ समय तक इंतजार करते हैं उसके फैसले बदले जाने का, क्योंकि आपको लगता है कई बार कि वो फैसला गलती से हुआ है या आपको रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए था, तो ये फैसला बदला जाना चाहिए। लेकिन जब ये फैसला नहीं बदला जाता, तो इसका दूसरा फेज आता है गुस्सा। दोस्तों, जब हमारे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा हो जाती है इंतजार की, कि अब वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे और उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया है, तब हमारे अंदर एक गुस्से की भावना बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ जाती है। और तीसरा फेज इसका आता है दोस्तों, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब है यहां पर दोस्तों कि जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, तो उस टाइम आप उससे बार्गेन करना शुरू कर देते हैं। किसी तरीके से आप कोशिश करते हैं कि वो आपको अपना ले। जैसे कि जब आप किसी जॉब में होते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट दिखाया होता है अपने बॉस को और उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया होता है, तो आप कोई ना कोई तरीका लगा के, कोई तरकीब लगा के अपने पॉइंट को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए। इसी तरीके से रिलेशनशिप के अंदर जब आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, कोई आपको छोड़कर चला जाता है, तो आप बार्गेनिंग करते हैं हर लेवल तक कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस से आ जाए। पर ये बार्गेनिंग वाली जो सिचुएशन है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। ये वो रेड फ्लैग है जहां पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। गुस्सा है वहां तक की स्टेज ठीक है, लेकिन इसके बाद जो बार्गेनिंग वाली स्टेज आती है, इसमें क्या होता है, हम अपनी सेल्फ एस्टीम भी खो देते हैं। इसमें हम अपने ऊपर घृणा भी करने लग जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके से सामने वाला मुझे एक्सेप्ट कर ले। और इसके बाद दोस्तों चौथा फेज आता है डिप्रेशन का। जब आप इतने ज्यादा लो लेवल पर चले जाते हैं, उसके बाद एक डिप्रेशन आपको होना लाजमी है, क्योंकि डिप्रेशन होने की स्टेज तक आप खुद में इतने हीन भावना पैदा कर चुके हैं, खुद को इतना दोषी मान चुके हैं, खुद के अंदर इतना गुस्सा, एंजाइटी आपके अंदर आ चुका है, इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है, और अब आपने अपने आप को सबसे दूर करके अपने एक दुख वाले सोच के अंदर फिक्स कर लिया है, फिट कर लिया है। तो ये सिचुएशन डिप्रेशन कहलाती है। एंड इसके बाद जो पांचवी स्टेज आती है, जो पांचवा फेज आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है दोस्तों। इस फेज तक हर कोई नहीं पहुंच पाता, और जो इस फेज तक पहुंच जाता है, इसके बाद उसकी लाइफ को वो एक नया ही आयाम देता है। ये फेज है दोस्तों एक्सेप्टेंस। हर चीज को देखना, एनालाइज करना कि मुझसे कहां गलती हुई, सामने वाले ने अगर ऐसा किया तो उसके पीछे क्या वजह थी, सारी चीजों को देखते हुए जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब सही मायनों में हम लाइफ के अंदर एक नई दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि रिजेक्शन हर किसी के साथ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पर रुक जाएं। तो चलिए जानते हैं अब कि रिजेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए। सबसे पहला, जब भी रिजेक्शन होता है तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है, पर उस डर का सामना कीजिए और अपने आप को याद दिलाइए कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कि रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ा हो। हर किसी ने रिजेक्शन का सामना किया है और रिजेक्शन का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं होता। रिजेक्शन के बाद आपको जो फील होता है, जो आपके अंदर फीलिंग होती है, उस फीलिंग को दबाइए मत। उस फीलिंग का एहसास कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या फील हो रहा है, क्योंकि अगर आप उस फीलिंग को दबा देंगे तो कभी भी आप उस रिजेक्शन से उभर नहीं पाएंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रिजेक्शन से सबक लेना। कभी भी जब रिजेक्शन होता है तो ये जरूर सोचिए ठंडे दिमाग से कि इसमें क्या क्या गलतियां थी, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये सबक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों रिजेक्शन से। चौथा पॉइंट है वैल्यू। दोस्तों, जब भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, हमेशा अपने आप को अपनी वैल्यू याद दिलाइए। याद दिलाइए कि आप ही वो हैं जिसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। याद दिलाइए कि आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। याद दिलाइए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। याद दिलाइए कि आपकी एक अहमियत है। किसी एक के चले जाने से, किसी वजह से आपको रिजेक्ट हो जाने से आपकी जो वैल्यू, आप जो हैं, उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती है। ये याद दिलाना खुद को उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े तो कोशिश ये कीजिए कि किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट को उठाइए या किसी भी नई चीज में लग जाइए और मूव ऑन कीजिए, क्योंकि मूव ऑन करना ही बेस्ट ऑप्शन है रिजेक्शन के बाद। आप अगर मूव ऑन कर जाएंगे तो वो जो रिजेक्शन की फीलिंग है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों, अपने डर को पहचानना। अपने डर को डीपली पहचानिए कि किस चीज का एग्जैक्टली डर आपको लग रहा है। अगर आपको रिजेक्शन हुआ है रिलेशनशिप में तो आपको डर लग रहा है कि आप कहीं हमेशा अकेले ना रह जाएं। अगर आपका रिजेक्शन हुआ है कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए तो आपको डर लग रहा है कि कहीं आपको कभी जॉब मिले ही नहीं। अपने डर को पहचानिए और उससे लड़ना सीखिए और उसे बताना सीखिए कि आप काबिल हैं हर चीज के लिए। रिजेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं जो आपका भाग्य निर्धारित करता हो। अपने आप को कभी भी दोष मत दीजिए रिजेक्शन के बाद कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं ही बुरा हूं, मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं किसी काबिल नहीं हूं। अगर आप खुद के अंदर ये दोष देखते रहेंगे तो ये आपके जो रियल पोटेंशियल है उसको भी खत्म कर देगा। तो अपने अंदर से ये दोष भाव को हटा करके, ये घृणा भाव को हटा करके सेल्फ वैल्यू, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए काम कीजिए। आप इसे ऐसे समझिए कि आप अगर रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं और सडनली सामने से कोई गाड़ी आपके पास आ जाए तो आप क्या करते हैं? क्या आप हाथ पांव छोड़ देते हैं और गाड़ी को भिड़ने देते हैं, या फिर आप कोशिश करते हैं कि रास्ता निकाल करके आप बच के निकल जाएं? आप बच के निकल जाते हैं ना। इसी तरीके से रिजेक्शन है, ये सामने से आया है एक्सीडेंट करने के लिए, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी गाड़ी का हैंडल अपने हाथ में रखें और बच के निकल जाएं। जब आपको रिजेक्शन मिलता है तो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, किसी से बात कर लेना, अपने इस फीलिंग के बारे में किसी को बता देना। और अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो आप इसे लिख लीजिए।
लेकिन अपने अंदर से इस फीलिंग को पूरी तरीके से हटा देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये फीलिंग रह गई तो ये अंदर ही अंदर एक घाव बना देगी। जिसे कहते हैं ना, दीमक पूरा सामान खराब कर देती है, उसी तरीके से। और अगर ज्यादा आपको इस चीज से परेशानी फील हो तो आपको डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। रिजेक्शन का एक टाइम पीरियड होता है दोस्तों, उसे गुजरने में समय लगता है, लेकिन ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रिजेक्शन से उभरना बहुत आसान होता है और कई लोगों के लिए रिजेक्शन से उभरना बहुत ही मुश्किल होता है, और कई लोग उभर ही नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं। अगर हम इसे आमतौर पर देखें दोस्तों, तो 2 से 3 महीने लगते हैं रिजेक्शन से पूरी तरीके से उभरने के लिए, लेकिन जो पहले 15 दिन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर इन पहले 15 दिनों में आपने अपने आप को रिजेक्शन से उभारने के लिए ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए इनको करना शुरू कर दिया, तो आप रिजेक्शन से बहुत आसानी से उभर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कई लोग होते हैं जो इस रिजेक्शन के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही खतरे की बात है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिजेक्शन के फायदों के बारे में। हाँ, रिजेक्शन से होने वाले नुकसान के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली है, अब थोड़ी सी बात की जाए इसके फायदों के बारे में। जिस तरीके से दोस्तों खाने में आप एक ही तरह की चीज पसंद नहीं करते, अगर आपको मीठा पसंद भी है तब भी आप हमेशा सिर्फ मीठा ही मीठा नहीं खा सकते। आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, अपने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मीठे के साथ साथ खट्टा तीखा भी खाना होता है और आप खाते हैं। इसी तरीके से रिजेक्शन भी होता है। रिजेक्शन कोई बिल्कुल बुरी चीज भी नहीं है। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो इमोशंस काम करते हैं उसमें अगर हम ये कहें कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, सिर्फ तारीफ ही तारीफ मिले, एक्सेप्टेंस ही एक्सेप्टेंस मिले, तो हम कभी भी ना तो अपनी कमियों को देख पाएंगे और ना ही कभी इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच पाएंगे। तो इससे कुछ फायदे भी होते हैं दोस्तों। तो रिजेक्शन से होने वाले फायदों में सबसे पहला पॉइंट है कि रिजेक्शन हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर बदलाव करने के लिए। रिजेक्शन की वजह से दोस्तों हम अपनी गलतियों को देख पाते हैं, उसे एनालाइज कर पाते हैं, उसको सिस्टमैटिक वे में देख पाते हैं कि ये गलतियां हैं, इसमें ये सुधार करना है और इससे हम आगे बढ़ पाए। जब हमें रिजेक्शन मिलता है दोस्तों, तब हम सब्र करना सीख पाते हैं। जब आप किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करे, आपके पास आपके साथ रहे, पर जब वो आपको छोड़कर चला जाता है तो उस टाइम हम सब्र करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर है। हम सीखते हैं कि लाइफ में इसके आगे भी जिंदगी है। हम सीखते हैं कि सब्र करना ही लाइफ में हमें एक अच्छी चीज तक ले जा सकता है। इसी तरीके से आप किसी जॉब को पाना चाहते हैं, आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन आप उस इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए, या फिर आप अभी किसी अच्छी जॉब में हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक से आपको उस जॉब से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वो टाइम होता है जब हम नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखते हैं, नए रास्ते तलाशते हैं। तो रिजेक्शन नए रास्तों के लिए एक द्वार बनाता है, एक जरिया बनाता है। रिजेक्शन को आप इस तरीके से लीजिए दोस्तों कि ये एक पॉजिटिव स्कोप है। आपको कहीं से भी रिजेक्शन अगर मिलता है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव स्कोप है आगे बढ़ने के लिए, नई चीजें तलाशने के लिए, नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सेल्फ एवोल्यूशन करने के लिए, खुद को ज्यादा जानने के लिए। क्योंकि जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करे,
तो उस टाइम हम खुद को भूल जाते हैं, खुद के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन खुद को जानने का मौका मिलता है रिजेक्शन के बाद। रिजेक्शन हमें स्ट्रॉन्ग बनना सिखाता है। रिजेक्शन की वजह से हम बहुत ही ज्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, अगर हम इसे सही तरीके से ले तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्या आपने भी कभी रिजेक्शन फेस किया है? अगर फेस किया है दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने रिजेक्शन को अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया है, या फिर रिजेक्शन से आप काफी लंबे समय तक एक डाउन फेज में रहे, एक स्ट्रेस वाले फेज में रहे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए रेणु माहेश्वरी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।